हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस वंस अगेन। तो हम लोगों ने लास्ट की क्लास में पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हमने ब्रांच चेन भी पढ़ा, साइक्लिक भी पढ़ा, एरोमेटिक एंड फंक्शनल ग्रुप। तो आज हम पढ़ते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी। देखो, होमोलोगस का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या होता है। होमोलोगस का मतलब होता है सेम, रिलेटिव। मतलब कि जैसे लेट करो, होमोलोगस का मतलब है कि जिसका जो, अगर हम बात करें कि मतलब जिसकी पोजीशन वाइज तो सेम ना हो, लेकिन उसकी जो रिलेटिविटी चल रही है, मीन्स वो जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है वो सेम हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाती हूँ। जैसे लेट करो, मेरे पास क्या है, CH3 है, ठीक है। अब मैं अगर इसमें एक CH3, CH2 एंड CH3, मैंने क्या किया, एक मिथिलीन ग्रुप, CH2 को हम क्या बोलते हैं, मिथिलीन। मैं अगर इसमें एक एक मिथिलीन ग्रुप ऐड करती जाऊं तो ये क्या है, एक तरीके से होमोलोगस सीरीज़ है। मींस होमोलोगस सीरीज़ वो होती है जो आपकी एक सेम कवर के डिस्टेंस से इक्विवेलेंस उस पर बढ़ती है। जैसे कि लेट करो, वही मैंने आपको बोला कि इसमें क्या है, इसमें भी एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसके कंपैरिजन में इसमें एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं CH2 रेज करती जाऊंगी तो क्या है, एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इनकी जो क्लासिफिकेशन है, मतलब ये जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं वो ग्रुप क्या है, एल्केन्स। तो इस तरीके की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अब जैसे कि अब देखो, होमोलोगस सीरीज में अगर मैं बताऊं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले वो पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या होती है, होमोलोगस सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो क्या होता है, सेम होता है। तो देखो, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला देखे क्या है। अगर मैं CnH2n+2 देखूं तो ये फॉर्मूला इन तीनों चारों के लिए क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है। देखो कैसे, अगर मैं C की वैल्यू इसमें 2 रखूंगी, C2, तो H की वैल्यू क्या आएगी, 6, 2 इंटू 2 प्लस 2 6 अगेन। तो ये तो इसके फॉर्मूले को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब इसका देखो, इसकी क्या है, C3H8। तो अगर मैं इसमें C की वैल्यू n=3 रखूँ तो 2n+2 की वैल्यू क्या होगी, 2n+2 = 3 इंटू 2 प्लस 2 इधर 8। तो ये भी इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सिमिलरली ये सारे भी क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। तो जो होमोलोगस सीरीज़ होती है वो क्या करते हैं, उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, मतलब कि वो एक ही उसको ट्रेंड को फॉलो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज इज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। अब देखो, सेम फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है। जैसे लेट करो, मैंने क्या किया, ये मैं आपको अभी लास्ट क्लास में पढ़ा के चुकी हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर क्या करूँ, मैं इसको ले लूँ, ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, C2H6O, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, C3, 3 2 5 और 3 8, C3H8O। तो अगर मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला निकालूँ तो वो क्या होगा, CnH2n+2O। तो देखो, सेकेंड वाले के लिए मैंने क्या बोला, होमोलोगस सीरीज जो होती है उसका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। तो इन दोनों के लिए मैंने क्या किया, एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया ना, क्या है, सेम। अगर n की वैल्यू में 2 पुट करूँगी तो इधर क्या आएगा, 6, और एक ऑक्सीजन है ही। ऐसे ही अगर मैं इधर n की वैल्यू 3 पुट करूँ तो यहाँ पे क्या है, आपका 8 आएगा और एक ऑक्सीजन है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, और सेकंड कंडीशन मैंने क्या बोला कि उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे भी क्या है, उसकी जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर रही है। जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सेम है। इथेनॉल और प्रोपेनॉल क्या है, दोनों में कैसा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। सो होमोलोगस सीरीज की जो हमारी सेकेंड कंडीशन है वो भी क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। नाउ द थर्ड कंडीशन इज दे हैव जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये मैं आपको जब कार्बन की प्रॉपर्टीज़ कराऊंगी उसमें कराऊंगी, बट मैं लिखवा भी रही हूँ, दे हैव जनरल
methods of preparation. Now the next property is chemical property. तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती है। मतलब कि लेट करो अगर मैं किसी अल्कोहल को या किसी कार्बाउन को क्या कर रही हूँ, रिएक्ट करा रही हूँ किसी के, जैसे कि लेट करो मैंने कोई एल्केन ले लिया, मैंने मीथेन लिया CH4 और उसका क्या कराया, कंबशन करा दिया। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप किसी को बर्न करते हो, किसी भी कंपाउंड को बर्न करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कंबशन। तो जब मैं इसका कंबशन कराऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ठीक है, ये हीट का सिंबल होता है। सिमिलरली अगर मैं C2H6 का कंबशन कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O अगेन प्लस हीट। लेकिन इसमें क्या है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसमें मुझे क्या करनी है, इसमें भी बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस हो गई है। ठीक है, इसमें अगर मैं बैलेंस करूं तो 2 कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 6 यानी कि 3। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 और 3 7 यानी कि 7/2। तो अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट बन जो रहा है दोनों की रिएक्शन से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वो यही कह रहा है कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, सेम होती हैं। बट अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, ग्रेडेशन आता है। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर मैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोलूँ तो लेट करो मेरे पास कोई एल्केन की सीरीज़ है, एल्केन की सीरीज़ मीथेन ले लो, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। तो जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी। क्यों इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। बेटर है आप एल्कोहल ले लो, क्योंकि इसमें मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी आगे बात कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी बॉन्डिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट पे अल्कोहल्स का कैसे होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो अगर मैं इन्हीं अल्कोहल्स के बारे में बात करूं तो डाउन द ग्रुप जाते हुए इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। और वो डिक्रीज़ क्यों करती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट जब इंक्रीज़ होता है तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इसकी और वाटर के बीच में क्या होती है, ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी ब्रेक होने लगती है। तो इसमें क्या होता है, आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। मींस इसमें आप क्या लिखोगे, ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट forces of attraction decreases. So this is our reason कि आपकी होमोलोगस सीरीज़ में ये चेंजेस होते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मैंने क्या पढ़ा कि जो होमोलोगस सीरीज़ होती है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। जैसे कि इसमें भी सबका क्या है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, हाँ सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि जैसे कि अगर आपका कार्ब एल्केन है तो वो CnH2n+2 फॉलो करेगा, एल्कोहल है तो वो क्या करेगा, CnH2n+2O फॉलो करेगा। ऐसे ही एल्कीन है तो CnH2n फॉलो करेगा, एल्काइंस है तो CnH2n-2 फॉलो करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला क्या है, सेम है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा इसके बारे में कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड मैंने आपको क्या बताई स्टोरी कि जो थर्ड है इसकी
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या क्या पढ़ा, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा, आगे जाके डेंसिटीज़ भी पढ़ोगे हम, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने क्या बताई, सेम रहती है। देखो केमिकल प्रॉपर्टी मैं बता चुकी हूँ, सेम रहती है, मीन्स रिएक्शन क्या होगी, एक तरीके से सेम तरीके से ही होगी, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है वो भी क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। सो अब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है वो समझते हैं। जैसे कि आपका भी कोई नेम होगा, राम, श्याम, गंगा, जमुना, ऐसे ही मेरा भी एक नेम है रुचि। तो मतलब मेरे को डिफ़ाइन करने के लिए एक नेम दिया गया है, ठीक है, कि मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है। तो ऐसे ही कार्बन की स्टडीज़ के लिए, हमारी स्टडीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम हर एक कंपाउंड को नेम देते हैं और उसको नेम देने वाला क्या है, IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हर एक कंपाउंड को एक नॉमेनक्लेचर दिया है। तो ऑब्वियसली जब नॉमेनक्लेचर दिया है, आप लोग क्या करते हो ना, जब आपका नामकरण होता है, स्पेशली हिंदूज़ में क्या होता है कि कुंडली वुंडली दिखाते हैं कि हाँ भाई आपका नेम K से, A से, P से, R से ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी क्या होता है कि नेमिंग करने के ना एक वे रखा गया है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपको जो मन आया आपने मीथेन को इथेन लिख दिया, इथेन को प्रोपेन, नो। हर चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक वे रखा है। तो आज हम मतलब स्टार्ट करते हैं कि वो वे कैसे। देखो फर्स्ट वे क्या है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन की, कि आपकी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो ये समझते हैं कैसे, जैसे लेट करो मेरे पास एक कंपाउंड है, तो इसमें मुझे ये पता लगाना है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। अब आप कहोगे मैडम आप अंधे हो गए होगे, यही चेन सबसे लंबी दिख रही है, यही होगी ना। लेकिन इसमें पहले हम ये तो पता लगा लें कि कितनी चेन्स हो सकती हैं, कितनी चेन्स बन सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले वो देखते हैं। अब देखो अगर मैं नेमिंग करना स्टार्ट करूँ चेन्स की, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक चेन तो हमारे पास है ये 6 कार्बन की। तो एक मैंने क्या बोल दिया, एक मेरे पास C6 यानी कि 6 कार्बन की चेन है। अगर मैं किसी और उससे नंबरिंग करूं, अब एक चेन ये भी हो सकती है 1 2 3 एंड 4। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक चेन ये भी है C4 और 1 2 3 4 एंड 5 और एक चेन ये भी है, यानी कि कौन से कार्बन की, C5 की। तो आपको इसमें दिख रहा होगा ना कि शायद भाई चेन तो एक लंबी ही चाहिए हमें, लेकिन कितनी बन सकती हैं, 3 चेन बन सकती है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, C6 की, यानी कि जो ये स्ट्रेट चेन है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेन पता लगाते हैं। ऐसे ही अगर मैं एक सेकेंड आपको एग्जाम्पल ले लूँ, अगर अब मैं इस एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, देखें एक तो चेन है ये 1 2 3 4, यानी कि एक चेन तो है मेरे पास C4। ऐसे ही 1 2 3 4 5 एंड 6, एक कौन सी है, C6। और ऐसे ही 1 2 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, एक क्या है, C5। तो मैंने आपको क्या बोला था, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होती है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या पता लगाते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा अब देखो सेकंड क्या है, नंबरिंग goes to that carbon atom
हैविंग लोअर और लोएस्ट, लोएस्ट लिख लो, लोएस्ट नंबर ऑफ लोकेंट। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि आप नंबरिंग कैसे करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 6 कार्बन की चेन है, तो नंबर आप चाहते तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते थे, और आप चाहते तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते थे। अब दोनों वे तो ठीक नहीं हो सकते, तो नेक्स्ट क्या है कि आप नंबरिंग करोगे कैसे। अब देखो, जैसे कि मेरे पास ये कंपाउंड है, और ये क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि ये कैसे किस तरीके से एक्ट करता है, ब्रांच की तरह एक्ट करता है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि नंबरिंग आपको उस साइड से करनी है जहाँ पे मैथमेटिकली नंबरिंग क्या हो आपकी सबसे कम जाए, मतलब कि जहाँ पे जो ब्रांच लग रही है उसकी नंबरिंग क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ से नंबर करूँ 1 2 3 4 और 5, तो क्या है 4 पोजीशन पे क्या आ रहा है, मिथाइल, यानी कि इसकी अगर मैं नंबरिंग करूँ तो क्या आएगा 4 मिथाइल 5, यानी कि पेंटेन, ठीक है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो अब इधर ध्यान से देखो, अब इसमें सेकंड पोजीशन पे आ रहा है मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल पेंटेन। तो हमारी जो सेकंड रूल है वो ये कहती है कि नंबरिंग वहाँ से होनी चाहिए जहाँ से लोकेंट, ब्रांचिंग को लोकेंट भी बोलते हैं, जहाँ से आपके जो लोकेंट्स हैं उनको क्या मिले, लोएस्ट नंबरिंग मिले। लोकेंट्स इनको भी बोलते हैं और इनको भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें लोएस्ट नंबरिंग कहाँ से मिल रही है, पीछे से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन। जो हमारा रूल नंबर 3 है वो क्या है कि कार्बन एटम्स जितने भी प्रेजेंट है ना उनको एक प्रॉपर प्रीफिक्स मतलब मिलना चाहिए। मतलब कि क्या, जैसे कि सिंगल कार्बन है यानी कि CH4 मीथेन है, तो इसके लिए आपको क्या है, मिथ। ऐसे ही अगर C2 2 कार्बन है तो इथ, C3 है तो प्रोप, ऐसे ही अगर C4 है तो ब्यूट, C5 इज पेंट, C6 इज हेक्स एंड सो ऑन। तो मीन्स वो क्या कह रहे हैं कि आपके जो कंपाउंड्स हैं उनको क्या मिलना चाहिए, एक प्रॉपर प्रीफिक्स मिलना चाहिए। ऐसे ही C9 के लिए नोन, C7 के लिए भी लिख लो हेप्ट, C8 के लिए ऑक्टा, ऑक्ट। क्लियर। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो आपके कार्बन एटम किसी चेन में प्रेजेंट है उसको क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रीफिक्स होना चाहिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, जो ग्रुप पेरेंट चेन से आपका अटैच्ड हो उसको क्या दिया जाए, एक प्रॉपर नेम दिया जाए। जैसे कि रूल 4 प्रॉपर नेम दिया जाए। जैसे कि लेट करो, ये मैं आपको करवा भी चुकी हूँ। जैसे कि ये है, ये क्या ग्रुप है, ये सिंगल कार्बन का ग्रुप है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल्काइल। मतलब कि अगर CH3 अगर आपकी ब्रांच हुई तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। ऐसे ही अगर ब्रांच हमारी C2H5 हुई तो हम उसको क्या बोलेंगे, इथाइल। ऐसे ही ब्रांच अगर C3H7 हुई तो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। आप नोटिस करो एक हाइड्रोजन कम है, अगर मिथेन होता तो CH4 होता, इथेन होता तो C2H6 होता, ऐसे ही प्रोपेन होता तो क्या होता, C3H7 होता। तो ये क्या है आपका सॉरी, प्रॉपर वे है ये चीज़ बताने का कि आप इसको कैसे डिनोट करते हो। ऐसे ही अगर हमारा C4H9 होगा तो आप क्या बोलोगे, ब्यूटाइल ग्रुप। मतलब कि ब्यूटेन की जगह क्या लगा दोगे, एन की जगह आइल, एल्काइल ग्रुप। तो इस तरीके की आपका जो सेकंड, आपकी जो फोर्थ रूल है वो क्या कहती है कि आप जो भी ब्रांच कर रहे हो ना उसके पास अपना एक प्रॉपर नेम होना चाहिए, प्रॉपर इंडिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर सफिक्स होना चाहिए। नाउ रूल नंबर 6 ये है कि अगर एक से ज़्यादा आपके ग्रुप आइडेंटिकली अटैच्ड हो, जैसे कि लेट करो अगर मैं यहाँ पे एक ग्रुप और लगा दूँ तो ये क्या है, ये आपका आइडेंटिकली अटैच्ड ग्रुप्स हो गए ना। मीन्स ये दोनों ग्रुप्स क्या है, आइडेंटिकली अटैच्ड। और मैंने आपको क्या बोला था कि नंबरिंग कहाँ से दी जाती है, पीछे से, यानी कि 1 2 3
4 और 5। तो अब देखो सेकंड पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो वो ये कह रहा है रूल नंबर 5 कि जो नंबरिंग होती है वो किस तरीके से दी जाती है, डाई ट्राई लगा के। जैसे कि सेकंड पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप सेम है, तो आप इसको क्या बोलोगे, डाई। ऐसे ही अगर 3 मिथाइल ग्रुप्स होंगे, जैसे कि मैं भी आपको इसका नॉमेनक्लेचर कराती हूँ। जैसे क्या है, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप से, तो मैं क्या लिखूंगी, एक बार 2 एक मिथाइल ग्रुप के लिए और एक बार 2 दूसरे वाले मिथाइल ग्रुप के लिए। और 2 नंबर्स को हम कॉमा से अलग करते हैं, और अगर उसके बाद हमें डायरेक्ट कोई अल्फ़ाबेट लगाना होता है तो हम क्या लगाते हैं, हाइफन। तो 2 ठीक है, डाई मिथाइल, मतलब कि 2 डाई मिथाइल का मतलब क्या है कि सेकंड पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे, डाई मतलब 2, मिथाइल मतलब ग्रुप, तो 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 2 डाई मिथाइल पेंटेन। ऐसे ही लेट करो मैं एक CH3 ग्रुप इधर भी लगा दूं, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, 2 2 3। अब डाई की जगह क्या आएगा, 3 मिथाइल ग्रुप सेम है तो क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल पेंटेन। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, इनमें ना गैप नहीं आएगा, मींस जब आप कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ भी लिखोगे ना तो उसमें गैप नहीं आएगा। और मैंने क्या बताया, नंबर्स को आप किससे अलग करोगे, कॉमा से, और नंबर और अल्फ़ाबेट को आप किससे अलग करोगे, हाइफन से। सो दिस इज आवर रूल नंबर 5। नाउ आवर लास्ट रूल नंबर इज 6। ये मैं आपको करा चुकी हूँ रूल नंबर 6 पहले। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी एल्कीन है तो आप उसका सफिक्स क्या लगाओगे, ईन, और अगर कोई भी एल्काइन है तो आप उसका सफिक्स क्या लगाओगे, आइन। जैसे कि लेट करो मेरे पास क्या है, ये वाला ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारा या तो फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा या फिर जहाँ पे लोएस्ट लोकेंट होगा। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 और 3, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, प्रोपेन, एल्केन था ना तो प्रोपेन, लेकिन इसको भी ऐसे लिखो, प्रोपेन 1 ईन। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर ई होता है तो क्या होता है, अगर एल्केन होता है तो आप क्या करते हो, अगर उसके बाद ई होता है तो आप उसको क्या करते हो, हटा देते हो एन को। तो इसमें क्या आएगा अब आपका, प्रोप ईन। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर मैं कोई और भी आपका ग्रुप लूं, जैसे कि लेट करो अब इसको देखो, इसको नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे आप, फर्स्ट पे क्या है, आइन ग्रुप है तो फर्स्ट पे लगा दो आइन ग्रुप है। और मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, हाइफन से अलग होते हैं, तो नंबर से पहले भी हाइफन आएगा और नंबर के बाद भी हाइफन आएगा। अब देखो ये कितने कार्बन से आपके 1 2 3 4, यानी कि मैंने क्या बोला कि एक स्पेशल प्रीफिक्स के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैथ, एथ, प्रोपेन, ब्यूट। अगर C4 है तो ब्यूट, C3 है तो प्रोप। तो इसके लिए अब आप क्या लगाओगे, ब्यूट 1 आइन, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ब्यूटाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर नॉमेनक्लेचर। आज मेरे को पता है कि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी IUPAC नॉमेनक्लेचर में, थोड़ा मुझे भी लग रहा था कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी क्योंकि ये आपका बहुत इनिशियल स्टेज है। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोंट फॉरगेट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे का कराऊंगी कुछ क्वेश्चंस, प्लस इससे रिलेटेड के आपके डाउट्स भी लूँगी। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डाउट्स के बारे में। येस, एज आई प्रॉमिस्ड, मुझे क्या करना है, मुझे आपको एक आज की 4th रैंक बूस्टर टिप देनी है, और आई थिंक वो टिप अब तक की बाकी टिप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखो, हम क्या करते हैं ना, हम लास्ट पेपर रिवीजन नहीं करते। मतलब कि आप क्या करोगे ना, आप पूरे साल पढ़ते आओगे, लेकिन जब लास्ट टाइम आएगा ना पेपर में, आपको लगेगा यार बहुत बार पढ़ लिया, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ ना हम बहुत गलत करते हैं। आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको एक ना बेसिक सिनॉप्सिस बनानी चाहिए। वो हम अपनी ऐप में डाल चुके हैं ऑलरेडी, और जल्दी हमारी ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि लेट करो मैंने आपको ये कराया कार्बन इन इट्स कंपाउंड, मैं आपको बिल्कुल 0 से एंड तक करा रही हूँ।
तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप पेपर में पूरा रिवाइज कर पाओगे। तो आप जो जो मैं आपको कराती हूँ ना, आप जब मैं आपको क्वेश्चन कराया करूँ तो आप क्या किया करो, उसकी एक सिनॉप्सिस बना लिया करो, एक छोटा सा 2-3 पेजेस का नोट्स बना लिया करो। वो आपके होमवर्क में वो आपके एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से काम आएगा। तो हमारी जो 4th टिप है वो टिप क्या है, रिवीजन। रिवीजन करने से हमें मैक्सिमम चीज़ें याद रहती हैं, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जैसे आपका कोई चैप्टर ओवर होता है ना, आप क्या करो, उसके क्वेश्चंस फटाफट लगाओ और उसके एक शॉर्ट सिनॉप्सिस बना लो। अब जब भी आपको वो चैप्टर करने की ज़रूरत है, आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ छोटा सा रिवीजन नोट बनाओ और आपका काम हो जाएगा। सो आई होप आज की टिप आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर आपको इससे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, सो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को डाउट आएंगे। एंड स्मैश द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।